हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोली पांडे। हमने एनसीईआरटी की 6th क्लास की साइंस स्टार्ट की है, जिसमें से पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आप सब जानते हैं कि आप जाकर के चेक कर सकते हैं, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आज से हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड चैप्टर का हमारा टॉपिक क्या है? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को क्यों इंक्लूड किया है। मटेरियल्स इनटू मतलब कि मटेरियल्स को ग्रुप्स में अरेंज करने वाला ये चैप्टर क्यों किया है, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे की क्लासेस में जाएंगे वहाँ पे आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और क्लासिफिकेशन ये सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो उन सारे चैप्टर्स का फंडामेंटल बनाने के लिए ही, फंडामेंटल के लिए ही सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स चैप्टर इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ है उसको हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग या फिर उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर वो सिमिलर हैं या फिर डिफरेंस है उनमें, उसके आधार पर हम ग्रुपिंग्स करते हैं। तो इससे क्या होती है, हमारी चीज़ें जो है वो करनी और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती हैं। जैसे कि मान लो रूम है, एक रूम में हम बुक्स का सेक्शन अलग रखते हैं, इसके अलावा पेन्स का सेक्शन अलग रखते हैं और बाकी टेबल चेयर का सेक्शन अलग होता है। तो ये किसी न किसी आधार पर, किसी न किसी बेसिस पर ही तो इनको ग्रुपिंग करते हैं या फिर उनको सेपरेट करते हैं एक दूसरे से। तो इसीलिए चाहे डे टू डे लाइफ में हो या फिर बाकी के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आगे चल के आपको क्लियर करने हैं, तो उनके लिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से आपका ये एनसीईआरटी में इंक्लूड किया गया है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत फूड हो या फिर क्लोथ्स हो, इन सब में हमको बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। फूड और क्लोथ्स में ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं उन सारी ही चीज़ों में हमको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती हैं। अब जो सबसे पहले हम ये चैप्टर की टॉपिक से ही समझ लेते हैं कि इसमें दो वर्ड है जो आपका कीवर्ड है। एक है मटेरियल और दूसरा है आपका ग्रुप्स। मटेरियल्स मतलब जिन चीज़ों से कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है, एक चीज़ की हेल्प से जो दूसरी चीज़ कंस्ट्रक्ट की जाती है, तो जिन चीज़ों से बनाई जाती है वही चीज़ें आपकी मटेरियल्स होती हैं। अब किन चीज़ों से हम दूसरी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? प्लास्टिक है, वुड है, पेपर है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पर हम किसी भी चीज़ की ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बाकी ये सब चीज़ें जो है इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें कुछ खास आपका मतलब किसी भी क्लास के अगर आप हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक नॉर्मल सी एक्टिविटी आपकी बताई गई जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको कलेक्ट करनी है। कलेक्ट करने के बाद उनकी ग्रुपिंग कैसे की जाती है, किस बेसिस पे ग्रुपिंग की जाती है, बस इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये एक्टिविटी भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। नेक्स्ट है आपका, ये सब चीज़ें आपकी उसी पर है कि मतलब कि कोई भी चीज़ें, आप बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर लीजिए। कलेक्ट करने के बाद उसमें से आइडेंटिफाई करिए कि जो ये भी जो सारे मटेरियल्स हैं वो किस किस चीज़ के बने हुए हैं। जैसे मान लो आपने चेयर, बुक, कैलेंडर ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर लिया, फिर आपके रूम में आपके आसपास जो भी चीज़ें रखी हुई हैं उन सबको आपने कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद बस एक नॉर्मल सी एक्टिविटी है कि उसमें से वुड की कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको आप पहले उनकी ग्रुपिंग कीजिए। फिर पेपर की कौन कौन सी चीज़ें हैं आप उनकी ग्रुपिंग कीजिए। पेपर के बाद लेदर की कौन कौन सी चीज़ें हैं आप उनकी ग्रुपिंग करिए। प्लास्टिक की कौन सी चीज़ है, कॉटन की कौन सी चीज़ है, तो इसके आधार पर आप ग्रुपिंग करिए। तो बस एक नॉर्मल सी एक्टिविटी है कि किस चीज़ के आधार पर ग्रुपिंग की जाती है मटीरियल्स की, बस इसको बताया गया है। तो ये आपके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका आता है यहाँ पे, यही आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1 और 2 कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से आपका जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू ये बताया गया है। मान लीजिए जैसे कि टम्बलर है, टम्बलर या फिर आप ग्लास कह सकते हैं, ग्लास है। तो ग्लास किस चीज़ का बना होता है? ग्ला या तो ग्लास का बना होता है या फिर प्लास्टिक के भी ग्लास आते हैं। तो आपको जनरली टम्बलर या ग्लास इस चीज़ का, अब यहाँ पे टम्बलर वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि हमको मटेरियल की बात करनी है और मटेरियल और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम है, इस वजह से ग्लास की जगह यहाँ पे टम्बलर का वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है इस एक्टिविटी में कि जो ग्लास है या फिर टम्बलर है उसको हम लोग
किसी भी कपड़े के टुकड़े से या फिर किसी कागज़ के टुकड़े से क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि हमको पता है कि जो टम्बलर का यूज़ है वो लिक्विड्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो लिक्विड जो है अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वो सारा सारा बह जाएगा। तो इस वजह से जो ग्लास है वो हम पीस ऑफ पेपर से या फिर पीस ऑफ क्लॉथ से नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि ये चीज़, किसी भी चीज़ की अगर हमको ग्रुपिंग करनी है तो ग्रुपिंग करने के लिए उस पर्टिकुलर चीज़ की प्रॉपर्टीज पता होना हमको ज़रूरी है। बिना प्रॉपर्टीज पता किए या फिर बिना प्रॉपर्टीज जाने हम किसी भी चीज़ की ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात कर दी गई है। अब जैसे हमने क्या कहा कि किसी भी चीज़ की जब तक हमको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो बिना प्रॉपर्टी पता हुए हम किसी भी चीज़ को बना नहीं सकते हैं। तो किन किन चीज़ के बेसिस पर मटेरियल्स की ग्रुपिंग की जाती है, वो आपका सबसे पहले तो होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस के बाद हार्डनेस पता की जाती है कि कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा हार्ड है या कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। इसके बाद वो वाटर में सॉल्युबल है या फिर इनसॉल्युबल है, इसके बेसिस पर प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल्स की। इसके अलावा कोई भी चीज़ है वो फ्लोट करती है पानी में या फिर सिंक कर जाती है, डूब जाती है पानी में, इस पर। उसके बाद कोई भी चीज़ की ट्रांसपेरेंसी पता करके, मतलब कि कोई चीज़ कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ही हम किसी भी चीज़ का निर्माण या फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो सबसे पहले बात करते हैं अपीयरेंस की। मटीरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। Wood looks very different from iron and iron appears different from copper or aluminium. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. इसमें बताया गया है कि हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से देखने में डिफरेंट ही लगती है। जैसे कि लकड़ी देखने में अलग लगती है और आयरन देखने में डिफरेंट। इसी तरीके से आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम से देखने में डिफरेंट लगता है, लेकिन उसी समय पे हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि आयरन है और कॉपर है, ये देखने में मतलब बाई शेप बाई साइज एक दूसरे से देखने में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये अपीयरेंस के आधार पे आपका हो गया। अब इसमें एक एक्टिविटी करके बताई गई है कि मान लीजिए आप पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके, एल्यूमिनियम शीट है, चौक है, ये सारी चीज़ें आप पहले कलेक्ट कर लीजिए। अब ये चेक करिए कि इनमें से सारी चीज़ें देखने में शाइनी या फिर लस्ट्रस है या फिर नहीं है। अब इनमें से जो शाइनी मटेरियल्स है उनका ग्रुप बना लीजिए, उनको अलग कर लीजिए। इसके बाद दूसरी इन्हीं चीज़ों से एक दूसरी चीज़ करनी है कि टीचर से कहना है कि हर एक मटेरियल को 2 पीसेस में तोड़ करके देखेंगे। अगर तोड़ने के बाद जो फ्रेशली कट सरफेस है वो आपके शाइनी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल्स अपीयर शाइनी। तो पहले हमने क्या किया, नॉर्मली चीज़ों को लिया, नॉर्मली लेने के बाद देखा कि उनमें एक दूसरे मतलब कि जो अलग अलग चीज़ें हैं इनमें एक दूसरे से शाइन में कितना डिफरेंस है। कोई चीज़ शाइनी होती है, कोई चीज़ नहीं है, तो इस बेसिस पे ग्रुपिंग करेंगे। फिर दूसरी चीज़ कहा गया है कि उसको 2 पीसेस में कट करके देखेंगे। फिर फ्रेशली कट सरफेस को चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वो शाइनी है कि नहीं है। तो इस तरीके से 2 तरीके से हमने शाइन या फिर लस्टर जो है चीज़ों का वो पता किया। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटीरियल्स, कट देम एनीवे एज यू कैन। तो इस चीज़ को रिपीट करके कई सारी चीज़ों से करके देखना है। इसके अलावा थर्ड तरीका क्या है, किसी भी चीज़ की लस्टर को चेक करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी मटेरियल है उस मटेरियल के सरफेस पर रब करके देखेंगे, घिस करके देखेंगे सैंड पेपर से। तो सैंड पेपर से घिसने के बाद वो शाइनी है कि नहीं है ये चीज़ें हमको पता चल जाएंगी। अब ये एक्टिविटी क्यों कराई गई है, क्योंकि मेटल की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो देखने में आपके शाइनी होते हैं या फिर उनमें लस्टर होता है। तो ऐसे मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, जिन मटेरियल्स की प्रॉपर्टी या उनका अपीयरेंस देखने में शाइनी होता है उनको हम मेटल्स कहते हैं। अब जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड, ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल हो गए, आपके मेटल के एग्जाम्पल हो गए।
कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि बहुत टाइम तक बाहर एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहने की वजह से ऊपर से देखने में डल दिखाई पड़ते, शाइनी नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो इसी वजह से क्या करना है, उनको 2 पीसेस में कट करना है। कट करने के बाद उनका जो फ्रेशली कट सरफेस है अगर उसमें शाइन आ रहा है तो फिर समझ में आ जाएगा कि उसका शाइनी टेक्सचर है कि नहीं है। तो इस चीज़ को आप आयरन स्मिथ या वर्कशॉप पे जाकर के चेक कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस पूरी एक्टिविटी का बताने का मतलब ये था कि ऐसे मटेरियल्स जो देखने में लश्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, उनको मेटल कहा जाता है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? मेटल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे थे? अपीयरेंस के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम दूसरा पढ़ेंगे हार्डनेस के बारे में। ये कोई भी चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है उनके आधार पे भी चीज़ों की ग्रुपिंग की जाती है। कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स आपने हाथ में ले लिए, अब उनको हम कंप्रेस करके देखेंगे। ठीक है, तो मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजली आर कॉल्ड सॉफ्ट। किन चीज़ों को सॉफ्ट बोलते हैं? अब ये तो आपको जनरली पता ही है, लेकिन फिर भी एक डेफिनेशन के फॉर्म में आपको पता चल जाए तो ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से ऐसे डायरेक्ट लाइन उठा करके और आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इस वजह से आप इसको देख लीजिए। तो मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड, ऐसी चीज़ें जिनको कंप्रेस किया जा सकता है या फिर स्क्रैच किया जा सकता है आसानी से, वो सॉफ्ट कहलाती हैं। और ऐसी चीज़ें जो कि कंप्रेस करने में डिफ़िकल्टी होती है उनको हार्ड मटेरियल्स कहते हैं। जैसे कि कॉटन या स्पंज है वो सॉफ्ट है, जबकि आयरन है वो हार्ड में आएगा। इन अपीयरेंस डिफरेंट properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of other properties that describe the appearance of a material? मतलब इसमें ये कहा गया कि सबसे पहले हमने अपीयरेंस के बारे में पढ़ा, तो अपीयरेंस के आधार पर मटेरियल अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज कौन सी रख सकते हैं? पहला, लस्टर में डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, हार्डनेस में हो सकती है, रफनेस में हो सकती है और स्मूथनेस में हो सकती है। ठीक है, ये फिर है हमारा किस चीज़ के बेसिस पे हम चेक करेंगे कि वो सॉल्युबल है या फिर इनसॉल्युबल है पानी में। तो यहाँ पे भी एक एक्टिविटी के थ्रू आपको बताने की कोशिश की गई है कि कई सारा सामान, चौक है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, शुगर, सैंड, चौक पाउडर, सॉडस्ट, ये सारी चीज़ें, सॉल्ट है, ये सारी चीज़ें आप रख करके देखिए और एक बीकर में 5-6 बीकर ले लीजिए, सब में पानी डालिए और सब में एक एक जो मटीरियल है उसको डालते जाइए। उसके बाद उसको घोल करके कुछ देर के लिए रख दें। जिन चीज़ों में जो अलग से कोई भी पार्टिकल है वो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि वो वाटर में डिजॉल्व हो चुका है। तो ऐसी चीज़ें जो कि पानी में मिक्स करने के बाद कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती हैं या फिर पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कि सॉल्युबल है वो। उसी जगह पे अगर हम वाटर में किसी भी चीज़ को मिक्स करें और मिक्स करने के बाद वो चीज़ डिसअपियर नहीं होती है, उसको कितना भी हम घोलते रहें, तो वो चीज़ किस में आती है? वो आपकी आती है इनसॉल्युबल में। ठीक है, तो हमने पहले क्या पढ़ा? अपीयरेंस पढ़ा, हार्डनेस, सॉफ्टनेस पढ़ी और ये हमने पढ़ा सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ठीक, अब वाटर का हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में भी तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि जिसका पानी में घुलना ज़रूरी होता है। तो हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कि पानी डिजॉल्व कर लेता है। अब हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी है वो किस चीज़ के ऊपर है कि जो लिक्विड्स हैं वो पानी में डिजॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं। अब इस एक्टिविटी को करने के लिए 4-5 चीज़ें ले लेंगे, जैसे कि विनेगर है, लेमन जूस है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, केरोसिन है। तो ये सारी चीज़ें लेकर के देखेंगे, बीकर में पानी डालेंगे, पानी में डाल करके उसको घोल के रख देंगे कुछ देर के बाद। तो जो चीज़ें हैं पूरी घुल जाएंगी, उसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा, वाटरी लगेगा। और जो चीज़ें नहीं घुलेंगी उनकी ऊपर से एक अलग से लेयर बन जाएगी। तो इस तरीके से हमको पता चल जाएगा कि क्या लिक्विड्स वाटर में डिजॉल्व होते हैं या फिर सॉल्युबल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मतलब कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं या सॉल्युबल होते हैं, और कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। जनरली हर एक तरीके का जो ऑयल होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक, तो इस तरीके हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि कुछ गैसेस ऐसी होती हैं, मतलब हमने लिक्विड्स देख लिया,
सॉलिड को वाटर में मिक्स करके देख लिया। अब गैसेस की बात करें तो कुछ गैसेस भी ऐसी होती हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, सॉल्युबल होती हैं, और कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होती हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि वाटर में, मतलब इसका हम कॉन्सेप्ट समझने के लिए देख सकते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है, क्योंकि पानी पीने से ही तो जो मतलब जो एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, ऐसे जितने भी आपके ओशियंस वगैरह होते हैं, उसमें जो भी एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं तो वो तो वाटर में ही रह रहे हैं, तो वो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, क्योंकि सर्वाइवल के लिए तो ऑक्सीजन गैस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पानी में है तो फिर वो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, तो उसी की वजह से एनिमल्स और प्लांट्स सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर अलग अलग मटेरियल्स के लिए। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फ्लोट करती हैं, तैरती हैं, और कुछ होती हैं जो कि डूब जाती हैं। अब इसके लिए भी कई सारी चीज़ें आप ले लीजिए और लेकर के उसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल बताया गया है कि जो ड्राइड लीव्स होती हैं, सूखी पत्तियाँ होती हैं, वो जब तालाब की सरफेस पर गिरती हैं तो वो ऊपर ही पड़ी रहती हैं, डूबती नहीं है। जबकि जब कोई पत्थर फेंके अगर तालाब में तो वो क्या करेगा, डूब जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करती रहती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पानी में डूब जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ ड्रॉप्स हनी की डाल करके देखेंगे पानी में, फिर देखेंगे कुछ देर करके कि उसके बाद वो पानी में मिक्स हुआ या फिर मतलब फ्लोट कर रहा है या फिर पानी में डूब गया। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ये लास्ट पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी। मतलब कि ट्रांसपेरेंसी के आधार पर चीज़ों की ग्रुपिंग्स कैसे की जाती हैं। अब इसमें यहाँ पे बताया गया है, ये आपका नॉर्मल एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें कि आप कहा गया है कि बचपन में जब हम छुपन छुपाई या हाइड एंड सीक खेलते थे तो उसमें ऐसी जगहों पे छिपते थे जा करके कि जहाँ से हमको कोई देख ना पाए। तो जब हम किसी ऐसी सरफेस के सामने खड़े होते हैं या फिर पीछे खड़े होते हैं जहाँ से हमको दूसरी साइड की कोई भी चीज़ बिल्कुल भी ना दिखाई पड़े, उसको कहते हैं ओपेक। और ऐसी चीज़ें जहाँ से हम एक साइड से दूसरी साइड प्रॉपरली देख सकते हैं उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। और ऐसी चीज़ें जिसमें दूसरी साइड हमको दिखाई तो पड़ रही हैं लेकिन क्लियर नहीं दिखाई पड़ रही है, ऐसी चीज़ों को ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी मतलब एक डेफिनेशन के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर आर सम मटीरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं कि जिसके थ्रू आप मतलब दूसरी साइड नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे मटीरियल्स को क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। ठीक, और बाकी जो दूसरी साइड दिखाई पड़ती है वो हमारी कौन सी हो जाती है, वो हो जाती है हमारी ट्रांसलूसेंट, सॉरी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी करके बताई गई है जिसमें कहा गया है कि आप मान लीजिए एक टॉर्च लीजिए, उस टॉर्च के ऊपर एक पीस ऑफ पेपर रख दीजिए। अब इस कागज के पेपर से, मतलब इस पेपर के थ्रू अगर आप पीछे की जो टॉर्च रखी हुई है उसको देखने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे। इसकी जगह पे अगर आप उस पीस ऑफ पेपर पे ऑयली पैचेस डाल देंगे या फिर उस पर 3-4 ड्रॉप तेल के डाल देंगे, तो उसके बाद उसको आप टॉर्च पे रखेंगे, फिर जब देखने की कोशिश करेंगे तब आपको टॉर्च क्लियर तो नहीं दिखाई पड़ेगी लेकिन टॉर्च दिखाई पड़ेगी। मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके दूसरी तरफ हम क्लियर तो नहीं देख सकते हैं लेकिन देख सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका एक नॉर्मल सा मतलब एक्टिविटी टाइप की दी गई है कि पहेली ने सजेस्ट किया कि अपने हाथ से, हाँ, टॉर्च को के ऊपर अपने हाथ को रखा, तब उसको टॉर्च नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन जब उसी जगह टॉर्च को ऑन किया तो टॉर्च को ऑन करने के बाद उसको हाथ दिखाई पड़ रहा है। तो मतलब ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये सारी चीज़ें ट्रांसलूसेंट में आती हैं। अब इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। मतलब ओवरऑल हम इतना कह सकते हैं कि हमने मटेरियल्स की कौन सी चीज़ें सीखी, अपीयरेंस के बेसिस पे अलग होते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके आधार पे वो सिमिलर या फिर डिफरेंट हो सकते हैं। तो पहला अपीयरेंस के आधार पर
हार्डनेस या सॉफ्टनेस के आधार पर, रफनेस या स्मूथनेस के आधार पर, वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं सॉल्युबल है इनके आधार पर, सॉल्युबल इनसॉल्युबल में भी हम लिक्विड मतलब सॉलिड का तो ही हम जानते ही हैं, लिक्विड और गैस का चेक किया कि लिक्विड्स में भी कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर में पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाते हैं और कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कि डिजॉल्व नहीं होते हैं। ऐसे ही गैसेज में होता है, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व हो जाती है, पर बहुत सारी गैसेज ऐसी होती हैं जो कि डिजॉल्व नहीं होती हैं। तो इस तरीके से हमने सॉल्युबल इनसॉल्युबल पढ़ा। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लोट करते हैं वाटर के सरफेस पे और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पानी में डूब जाती हैं या फिर सिंक कर जाती हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ट्रांसपेरेंसी के आधार पर मटेरियल्स एक दूसरे से अलग होते हैं। कुछ होते हैं जो कि ओपेक होते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसलूसेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। जो भी मटेरियल्स की ग्रुपिंग है उनको हम किसके आधार पर करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी है उसके आधार पर या फिर उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है उनके आधार पर। तो ग्रुप मटेरियल्स को ग्रुप करने की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में ये हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है। हम मतलब कि आराम से किसी भी चीज़ को, घर में कोई चीज़ ढूंढनी या कुछ भी करना है तो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रख देते हैं तो हमको ढूंढने में आसान हो जाता है, तो इस वजह से उनका अरेंजमेंट ईजी हो जाता है। इसी तरीके से ग्रोसरी शॉप्स पे भी आप देखते हैं कि अगर जो शॉपकीपर है वो अपनी सारी चीज़ों को मटेरियल्स की ग्रुपिंग करके ना रखे तो फिर उसको ढूंढते रह जाना पड़े अगर कोई सामान लेने आ जाए। तो इसके अलावा देयर इज अनदर रीजन व्हाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। इसके बाद नेक्स्ट रीजन क्या है जिसकी वजह से ग्रुपिंग यूजफुल है, डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट्स कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। अब जैसे आगे चल के हम मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ेंगे तो उनकी जो भी उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है या फिर उनकी ग्रुपिंग की गई है उनकी प्रॉपर्टीज हमको एक तरीके से समझ में आ जाए। अगर हमको उनकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन करना है वो अच्छे से समझ में आ जाए तो उसके लिए ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ये हमारा एक और रीज़न हो गया जो कि हमारे स्टडीज़ में हेल्प करता है ग्रुपिंग की। ठीक, तो इस तरीके से ये चैप्टर स्पेशली आपका हायर क्लासेस के चैप्टर्स का फंडामेंटल था उनके लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो आप इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं, बस केवल आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, सॉल्युबल इनसॉल्युबल, फ्लोट या सिंक और ट्रांसपेरेंसी, इन 5 पॉइंट्स का जो भी बेसिक लाइन्स है जो आपको मैंने समझाया आप उतना पढ़ लीजिए, बस ये चैप्टर आपका सफिशिएंट है और कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया हमारा सेकेंड चैप्टर, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।